गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आप लोगों के सामने 7 क्लास के साइंस बुक का पहला चैप्टर लेकर के आया हूँ। पादपों में पोषण। चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण, मीन्स न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि पौधों में जो है पोषण कैसे पहुँचता है। इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ आगे की ओर। यहाँ कुछ लिखा है, आप लोग भी इसे गौर से देखेंगे। सारे बच्चे इसे गौर से देखेंगे पूरा। मैं इसे और जूम कर दूँ कि कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं, मतलब हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जितने भी जीव हैं, जो भी जीव जंतु हैं, जितने भी मतलब सांस लेने वाले जीव जंतु हैं, सभी को भोजन जरूरी है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। ये सारी चीज़ जो है भोजन के घटक है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। हमारे शरीर के लिए क्या है, ये आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, न्यूट्रिएंट। ठीक है, पोषक कहते हैं, इसे हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। चलिए आगे की ओर आते हैं, पैराग्राफ चेंज करते हैं। तो आप जो है पोषक के बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो ये लाइन को जो है आप लोग अंडरलाइन कर रहे हूँ मैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि भोजन के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। अब भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो मैं आप सारे बच्चों से बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो है अपने नोटबुक में जो है इसे नोट कर लीजिएगा कि पोषक किसे कहते हैं। एक एस्टेरिस्क साइन देकर के एक हेडिंग बना लीजिएगा, पोषक। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पोषक किसे कहते हैं वो लिखने के बाद उसके बाद फिर आप इसलिए लिख लीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। अब भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। चलिए मैं आगे आता हूँ। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी जीव हैं सभी को क्या है, भोजन की आवश्यक है। जो भी जीव हैं, जैसे चाहे कि इंसान हो चाहे जानवर हो, सभी को जो है भोजन की ज़रूरत है। पादप मीन्स पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। जो पौधे होते हैं वो स्वयं के लिए भोजन मतलब खुद से भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। मगर इंसान और जानवर ऐसे हैं जो अपना भोजन कोई भी अपना खुद से जो है अपना भोजन नहीं बना सकता, लेकिन पौधे जो है अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये भी होगा आप लोगों से, सर आखिर भोजन पौधे अपने खुद से कैसे भोजन बनाते हैं? तो पढ़ेंगे इसके बारे में। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वे जो है पौधे तथा पौधों का आहार ग्रहण करने वाले, ठीक है, जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जो भी पौधे को मतलब पौधे के आहार को ग्रहण करते हैं, जैसे कि हम लोग साग सब्जी खाते हैं, तो हम लोग खाने वाले जो भी हैं वो हम सभी जीव जंतुओं से क्या करते हैं, अपने भोजन को ग्रहण करते प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। मानव जो है और फिर अन्य प्राणी, अगर जो जानवर की अगर बात किया जाए तो वो भी जो है पूरा का पूरा जो है पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। पौधों पर ही उनका भोजन निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अगर पौधे ना हो तो हम लोग खा नहीं सकेंगे। हम लोगों को उतना भोजन नहीं मिल पाएगा जितना हम लोगों को भोजन की ज़रूरत होती है। मिल ही नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है, मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो है हम लोगों को तो पौधे से ही जो भी भोजन है, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो गेहूँ हो, वो सारी के सारी चीज़ जो हम लोगों को कहाँ से मिल रही है, तो पौधों से ही मिल रही है। यहाँ पे जब कुछ है कि बूझो जानना चाहता है कि पादप अपने भोजन किस प्रकार बनाते हैं। ये बच्चे का क्वेश्चन, आप लोगों का भी यही क्वेश्चन है कि आखिर पौधे जो है अपना भोजन जो है किस प्रकार बनाते हैं। तो चलिए मैं पहला टॉपिक पढ़ूंगा, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि पादपों में पोषण विधि। मतलब पोषण विधि व्हाट मतलब कि हो गया न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट कैसे पहुंचता है पादपों में। पोषण विधि पादपों में पोषण विधि मीन्स समझ में आया कि पौधों में जो भी भोजन पहुंच रहे हैं वो किस विधि के द्वारा पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, क्या जरिया है उसका पौधों में पहुंचने का। ये सारे के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे आगे। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं
जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। मतलब पौधे ये एक ऐसा जीव है जो जल मतलब पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से और खनिज की सहायता से, ठीक है, मतलब मिनरल्स की सहायता से जो है अपना क्या करता है, भोजन बना सकता है। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। ये जितने भी चीज़ जो मैंने बताया अभी यहाँ पे, तीनों चीज़ जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज, ये तीनों चीज़ जो है मतलब जो पौधे होते हैं उसके सहायता में, मतलब उसके परिवेश में अगल बगल जो उतना चीज़ वो उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ, जो पोषक पदार्थ होते हैं मतलब न्यूट्रिएंट्स थिंग्स जो होता है, सजीवों की शारीरिक संरचना, पोषक पदार्थ जो होता है वो सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। मतलब कि पोषक पदार्थ जो होता है, जो हम लोगों को ताकत देने वाला जो पदार्थ होता है, जो सजीवों को या फिर पौधों को जो ताकत देने वाला जो होता है, वो जो है संरचना विधि मतलब शारीरिक संरचना, उसकी जो संरचना है, शरीर की जो उसकी संरचना है वो उसमें भी उसकी भी इजाफा करता है, उसमें वृद्धि करता है तथा जो भी क्षतिग्रस्त भाग है, जैसे कि देखते हैं कि हम लोग को मतलब कोई भी पार्ट्स जो है छूट जाता है, उस क्षतिग्रस्त भागों को जो है क्या करते हैं, रख रखाव के लिए जो है ये बहुत ही उपयोग होता है। अगर ये ना हो तो जो क्षतिग्रस्त भाग है वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा अपने अपने नोटबुक में। मैं यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर रहा हूँ, जितना दूर तक अंडरलाइन कर रहा हूँ उसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पोषण किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये होगा कि सर पोषण किसे कहते हैं, तो सजीवों द्वारा, ठीक है, जो सजीव हैं, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जो सजीवों के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है और उसके उपयोग का विधि को जो है, उसके उपयोग किया जाता है, उसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, मीन्स न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये भी होगा कि सर स्वपोषण किसे कहते हैं, तो पोषण की वह विधि मतलब पोषण की वह प्रक्रिया, पोषण का वह रूल जो समय अपना भोजन बनाता हो उसे स्वपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। यहाँ तक ही सिर्फ लिखना है तक, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं, मतलब जो खुद से अपना भोजन बना ले, दैट्स कॉल्ड द सेल्फ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं उसे हम लोग। क्या कहते हैं इंग्लिश में, सेल्फ न्यूट्रिएंट्स। चलिए ओके, अब मैं आगे की ओर आता हूँ। चलिए हाँ ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे पदार्थ जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, सेल्फ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं और उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जंतु हैं या फिर अधिकतर जीव जो है वो क्या है, वो जो है सारा का सारा चीज़ जो है डिपेंड करता है पौधों पर, ठीक है। संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम लोग विषमपोषी कहते हैं। जो हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं ना, हम लोग विषमपोषी हैं। हम लोग कौन हैं, विषमपोषी हैं। चलिए यहाँ पे कुछ एक और चीज़ भी है कि पहेली जानना चाहती है कि पौधों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना पाता है, क्यों नहीं बना सकता है। खुद से हम लोग भी भोजन बना सकते हैं। ये क्वेश्चन हो रहा है इस बच्चे का, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग आंसर लेंगे, आगे पढ़ते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है। क्वेश्चन ये है कि पादपों का मतलब प्लांट्स का जो फूड फैक्ट्री होता है वो कहाँ होता है, ठीक है। खाद्य फैक्ट्री जो होता है वो कहाँ है, कहाँ स्थित होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। क्या भोजन पादप की सभी भागों में निर्मित होता है, क्या भोजन जो होता है, फूड जो होता है, क्या पौधे के सभी भागों में, सभी पार्ट्स में मौजूद होता है, या फिर अथवा केवल कुछ विशेष भागों में, या फिर कुछ भागों में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है। फिर वो अगला है कि पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं।
जो पौधे होते हैं अपनी परिवेश मतलब अगल बगल से कैसे वो अपना भोजन प्राप्त करता है, कैसे कच्ची सामग्री को अपने आप में ग्रहण करता है, ये क्वेश्चन है। और फिर खाद्य फैक्ट्रियाँ तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, और फिर फूड फैक्ट्री तक उसका स्थानांतरण तबादला, ठीक है, वहाँ तक कैसे पहुँचता है, उन सभी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन सवाल उठ रहे हैं, ठीक है। इन सवालों पे आप लोग गौर कीजिएगा, फिर से पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए, सबसे अगला हेडिंग है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अगला हेडिंग क्या है? प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम लोग जो है इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला है कि पौधों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, पौधों में जो है खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें लिखा है कि पत्तियाँ जो लीफ होते हैं, पौधे के लीफ जो होते हैं, ठीक है, पौधे की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं, मतलब पत्तियाँ जो है पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। पत्तियाँ ही जो है ना पौधे की क्या है? खाद्य फैक्ट्री है, वही खुद फूड फैक्ट्री है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। और जितने भी कच्चे पदार्थ होते हैं ना, वो सारे के सारे जो है पत्ती तक ही पहुँचना चाहिए, पत्ती तक पहुँचना चाहिए, लीफ तक पहुँचना चाहिए। मृदा में उपस्थित मतलब मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मतलब मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज मतलब मिट्टी में उपस्थित पानी, खनिज, ठीक है, खनिज मतलब मिनरल्स, ठीक है, द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। किसके द्वारा अवशोषित किया जा सकते हैं? वो रूट के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। किसके द्वारा? रूट के द्वारा, मतलब मीन्स द जड़ के द्वारा। पौधे के जड़ होते हैं, आप सारे बच्चे जान भी रहे हैं कि पौधे के भी जड़ होते हैं। तथा तने के माध्यम से, अगला है कि तथा तने के माध्यम से मतलब शाखा जो होती है, स्टीम जो होता है, उसके माध्यम से पत्तियां तक पहुंचाए जाते हैं। उसके माध्यम से क्या होता है? पत्तियों तक पहुंचाई जाती है। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो पत्तियों में जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं उसके द्वारा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवेश करती है, उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। उसी के द्वारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? प्रवेश करती है पत्तियों में। समझ में आया? चलिए आगे आते हैं। तो मैं इसको एक और अच्छे तरीके से बता दूं कि जिस तरीके से है हमारे बॉडी में जो है पूरे जगह पे ब्लड होता है, ठीक है, चाहे वो पैर हो, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो मुंह हो, या फिर कि बॉडी का कोई भी पार्ट्स, हर जगह पे वो चीज़ होता है, ब्लड होता है। वो ब्लड पहुंचाने का प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? वो नस के द्वारा होता है, हमारे वेन के द्वारा होता है। वही वेन यहाँ पे कौन काम कर रहा है? यहाँ पे वेन का काम कर रहा है, यहाँ पे जो है तने का माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे वेन का काम कौन कर रहा है? तना काम कर रहा है। चलिए आगे आते हैं, इसके बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ कोशिकाएं का यहाँ पे फोटो दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है। कोशिकाएं मीन्स क्या होता है? कोशिका बोले तो सेल्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेल्स, ठीक है। इसमें कुछ चित्र दिया है, इसको पहले पढ़ते हैं। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं। आप देखे हैं कि इमारत किससे बनती है? ईंटों से बनती है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। इसलिए जो सजीव का शरीर होता है, जैसे हम लोगों की जो शरीर है, ठीक है, वो सूक्ष्म इकाइयों से बना हुआ है, जो कोशिका कहलाती है। जो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। तो कोशिका के बारे में अगर दिया जाए तो आप लोग जो है यहाँ तक इसको लिख लीजिएगा। एक मिनट मैं बता दूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आप लोग जो है कोशिका के बारे में हेडिंग बना करके लिख लीजिएगा, ठीक है। कोशिका किसे कहते हैं? तो इसी प्रकार सजीवों का शरीर जो है सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाती है। वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं का सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कोशिकाओं को जो हम लोग किसके द्वारा देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी मीन्स द माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मात्र एक ही कोशिका का बना होता है, लेकिन कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। कोशिका जो होती है ना, एक पतली जो है मतलब बाहर से एक झिल्ली होती है, उससे वो घिरी हुई होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो आप इसे भी नोट कर लिए, कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? तो कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। चलिए आगे है कि इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होते हैं। इसमें जो है केंद्र में जो है स्थित जो है क्या होता है, जिसको हम लोग जो है सुस्पष्ट संरचना कहते हैं। देखो यहाँ जो दिया हुआ है ना, ये केंद्रक में है, ठीक है। जैसे चित्र 1.1 में लिखा हुआ है, केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है। अब ये जो है केंद्रक जो है, ये चारों ओर से एक जेली की तरफ जो है
पदार्थ से क्या होता है, घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कोशिका द्रव्य कहते हैं। चलिए ठीक है, ये जो जो छोटा छोटा जो बिंदु जो दिख रहा है इसमें, इस चित्र में जो है छोटा छोटा सा जो बिंदु दिख रहा है ना इसके अंदर, ठीक है, केंद्र के अंदर ये सब जो छोटे छोटे जो बिंदु दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, सॉरी कोशिका द्रव्य कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। यह रंध्र कोशिकाएं द्वारा घिरे होते हैं, इसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऐसे छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल और एवं खनिज, ठीक है, पानी और मिनरल्स, वाटर और मिनरल जो है किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं, वाहिकाओं द्वारा। ये क्या किसके द्वारा पहुंचता है, वाहिकाएं द्वारा, मतलब वेसल्स के द्वारा। ठीक है, वाहिकाएं मीन्स क्या होता है, वेसल्स नली। ठीक है, वेसल्स नली। तो हम लोग पढ़ रहे थे जल एवं खनिज वाहिकाएं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है। ये वाहिकाएं नली के समान होती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, बच्चे ध्यान देंगे। जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। जड़ जो है, तना, ये जो वाहिकाएं नली कहाँ तक फैली होती है, जड़ तक, जड़ से लेकर के तना तक, शाखाएं एवं पत्तियों तक, ये सारी की सारी जगहों पर ये फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। ये सबसे अच्छा रास्ता है पोषक को जो है पत्तियों तक, जितने भी जो मतलब पौधे के जितने भी जगह है सब तक पहुंचाने के लिए एक सतत मार्ग है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। फिलहाल पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्ती में जो है एक हरा रंग होता है, एक हरा कलर का पत्ते, हम लोग क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली से भी क्वेश्चन करते हैं, सर की पत्ती हरा क्यों होते हैं, तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, मतलब सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल की मदद से जो है हम लोग जो है सूर्य की जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, संग्रहण मतलब ग्रहण करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। ये खाद्य संश्लेषण में होता है क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जो खाद्य संश्लेषण होता है वह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा। ठीक है, इसलिए ये इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। हम लोग को देख चुके हैं कि ये जो क्लोरोफिल है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। ये एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियां द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियों के द्वारा ही जो है सौर ऊर्जा जो है संग्रहित की जाती है। ठीक है, आगे बोला जाता है तथा पादप में खाद के रूप में संचित होती है। और जो है पौधों में जो है इसे जो है फूड के रूप में इसे क्या किया जाता है, संचित की जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। इसलिए जितने भी जीव हैं सूर्य ऊर्जा का एकदम आवश्यक है उसके लिए। अगर इंसान भी है तो उसके लिए भी सूर्य का ऊर्जा ज़रूरी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? क्या आप कभी सोच सकते हैं कि अगर पृथ्वी प्रकाश संश्लेषण ना हो तो क्या होगा? तो जवाब यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में, प्रकाश संश्लेषण यहाँ से देखेंगे, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। जितने भी जीव हैं वे सभी जीव जो है मतलब जितने भी जीव हैं वो जो है जीव निर्भर करते हैं, सब जो है सब के सब जीव निर्भर करते हैं पौधों पर। अगर पौधे ही ना रहेंगे तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परामर्शक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। जो ऑक्सीजन जो मिलती है वो भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। अगर प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति हो, ठीक है, प्रेजेंटेशन ना हो, अगर प्रकाश संश्लेषण का पृथ्वी पर प्रेजेंट ना हो तो जीवन की कल्पना करना पृथ्वी पर असंभव है। खैर आगे आते हैं अगले पैराग्राफ पर। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं
ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल कार से कार्बन डाइहाइड्रेट के संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इसको जो है रिएक्शन करवाया गया सूर्य के प्रकाश, इसको रिएक्शन करवाया जा रहा है। देखिए इसको जो है रिएक्शन करवाया जा रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अगर जब इसको रिएक्शन करवाया गया तो बंद के आंसर क्या आता है इसका, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन इसका आंसर निकलता है। ठीक है, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है कार्बोहाइड्रेट, तो इस प्रक्रम में ऑक्सीजन जो है निर्मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड मतलब स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि क्लोरोफिल कहाँ से आ रहा है। ठीक है, क्लोरोफिल कौन है, यहाँ पे चित्र में आपको दिख रहा है कि क्लोरोफिल, देखिए यहाँ पे आपको क्लोरोफिल दिख रहा है जो दोनों लाइन से आपको दिख रहा है, मतलब पत्तियों के एकदम कोने में जो है वो क्लोरोफिल मिल जाएगा आपको। जो द्वार कोशिकाएं हैं यहाँ पे देखिए, द्वार कोशिकाएं आपको जो है यहाँ इसके एकदम देखिएगा कि मुख्य बिंदु जो है यहाँ वो क्या है, सॉरी यहाँ पे जो मुख्य बिंदु है ये द्वार कोशिकाएं हैं। और रंध्र क्या है, ये जो बीच की जो गैपिंग है जो है, इस कोशिकाओं के बीच की जो गैपिंग है इसे हम लोग जो है रंध्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। दूसरे चित्र में देखते हैं कि ये एक पत्ती है, इस पत्ती में जो है देखिए द्वार कोशिकाएं आपको दिखेगी। द्वार कोशिकाएं आपको जो है यहाँ पे इसमें देखिए द्वार कोशिकाएं जो लाइनिंग जो आ रही है कहाँ तक आ रही है, द्वार कोशिकाएं आपको एकदम ये बिंदु तक दिख रहा है। और ये जो रंध्री द्वार है, जो यहाँ के जो द्वार है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रंध्री द्वार कहते हैं। और इसके द्वारा क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र है ये। चलिए, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति, फिर से मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, अब बच्चे ध्यान देंगे। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जिस तरीके से इस चित्र में आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र, देखिए क्या है इस चित्र में कि सूर्य की ऊर्जा आ रही है। ठीक है, और वो जो है सौर ऊर्जा तो आ रही है पत्तियों पर, उसके अंदर क्या क्या कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण कर रहा है, फिर उसके बाद फिर जो है क्या वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। ठीक है, अभी इस जगह पे आपको देखेंगे कि पत्तियों में क्लोरोफिल जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ जो है ये पौधे हैं, पौधे के नीचे जो ये जो जड़ है, ठीक है, जल एवं खनिज यहाँ पे अगल बगल में जो है इसके ये सब जगह पे जो है जड़ के अगल बगल जो है ये सब क्या मिल रहा है, इसको जल मिल रहा है और खनिज मिल रहा है, जिससे जो है ये पौधे जो है अपना ग्रो करता है और फिर हम लोगों को इसी से अपना पोषण इससे बनाते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में आगे आप लोगों की पढ़ाई की जाएगी। जितना भी मैंने पढ़ाया है इसे आपको जो भी नोट करने के लिए बोला गया है उसे आप नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से नोट करेंगे। गुड बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे, खुदा हाफिज़।